गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्लस वन कॉमर्स अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोमिसरी नोट क्या होता है, प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस रहता है। चैप्टर हमारा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो के अंत में आप जान पाओगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के संदर्भ में ड्रॉअर और ड्रॉई अपने लेखा पुस्तकों में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज करने से पहले हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज से संबंधित कुछ टर्म्स को क्लियर करना आवश्यक है, जैसे कि विपत्र की अवधि, अनुग्रह के दिन और भुगतान की तिथि। तो पहले देखते हैं विपत्र की अवधि क्या होती है। द टर्म ऑफ अ बिल इज द पीरियड एट द एंड ऑफ विच द बिल हैज टू बी पेड। विपत्र की अवधि से अभिप्राय उस समय से है जिसकी समाप्ति पर स्वीकर्ता विपत्र की राशि का भुगतान करेगा। जैसे कि यदि विपत्र का भुगतान 4 महीने के बाद होना है तो यह 4 महीने विपत्र की अवधि होगी। अनुग्रह के दिन, डेज ऑफ ग्रेस, 3 days are added to its due date while determining the payment date of the bill. बिल की भुगतान तिथि निर्धारित करते समय इसकी देय तिथि में 3 दिन और जोड़ दिए जाते हैं। यह 3 दिन रियायती दिन या अनुग्रह के दिन कहलाते हैं। These 3 days are called the days of grace. अब ये 3 दिन क्यों जोड़े जाते हैं देय तिथि में? ताकि जो स्वीकर्ता रहता है वो बिल की राशि के भुगतान का प्रबंध कर सके और बिल को अप्रतिष्ठित होने से बचा सके। Date of maturity. The term maturity refers the date on which a bill of exchange or a promissory note becomes due for payment. परिपक्वता तिथि या भुगतान तिथि से आशय उस तिथि से है जिस दिन विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान किया जाना होता है। भुगतान की तिथि विपत्र की अवधि में 3 दिन जो रियायती दिन कहलाते हैं जोड़कर निकाली जाती है। डेट ऑफ मैच्योरिटी। आइए डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मान लीजिए हमारे पास 6 अक्टूबर 2017 या 17 क्या है, एक बिल की स्वीकृति की तारीख है। बिल की अवधि की अगर हम बात करें, बिल 3 महीने के लिए लिखा गया है, तो इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए हम अक्टूबर से नवंबर, नवंबर फिर दिसंबर और जनवरी, यानी कि ये 3 महीने के बाद जनवरी में 6 जनवरी क्या आएगी इसकी ड्यू डेट। 3 अनुग्रह के दिन इसमें और ऐड किए जाएंगे तो डेट ऑफ मैच्योरिटी हमारे पास आ जाएगी 6 जनवरी, 7, 8 और 9 जनवरी क्या होगी भुगतान की तिथि। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 जुलाई 2018 को बिल पे स्वीकृति प्राप्त हुई। अवधि की अगर हम बात करें तो बिल पर अवधि है 3 मंथ, यानी कि 3 महीने बाद इसका भुगतान होना है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 3 अक्टूबर 2018 को इसकी ड्यू डेट रहेगी और 3 दिन और जोड़ने पर जो डेट आएगी वो मैच्योरिटी, ये भुगतान की तिथि कहलाएगी। 3, 4, 5 और ये 6 अक्टूबर 2018 भुगतान की तिथि होगी। उसी प्रकार एक और स्वीकृति 25 जुलाई 2019 को प्राप्त हुई। अवधि की अगर हम बात करें तो 5 महीने है बिल की अवधि, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। 5 महीने 25 दिसंबर को कंप्लीट होता है, तो 25 दिसंबर 2019 को देय तिथि रहेगी। 3 दिन और जोड़े 26, 27 और 28, तो 28 क्या रहेगी परिपक्वता तिथि या भुगतान की तिथि। फिर 23 अगस्त 2019 को एक्सेप्टेंस रिसीव हुई। अवधि की अगर हम बात करें 3 महीने के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो देय तिथि कब आएगी हमारी 23 नवंबर। 3 दिन और ऐड करेंगे तो हम डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। 24, 25 और 26 नवंबर क्या रहेगा हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी। और लास्ट एक और देख लेते हैं। 29 मई 2020 को बिल पर स्वीकृति प्राप्त हुई।
अवधि की अगर हम बात करें तो अवधि है 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 29 सितंबर क्या रहेगी बिल की देय तिथि। इसमें 3 अनुग्रह के दिन और जोड़ दिए जाए तो परिपक्वता या भुगतान की तिथि हम याद कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सितंबर माह में कितने दिन होते हैं, 30। तो 30 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को इसकी भुगतान की तिथि बनती है। पर 2 अक्टूबर क्या है, उस दिन गांधी जयंती रहती है तो सार्वजनिक अवकाश है। तो उस दशा में भुगतान क्या रहेगा, 1 अक्टूबर को किया जाएगा। यानी कि भुगतान की तिथि 1 अक्टूबर 2020 रहेगी, क्योंकि 2 अक्टूबर क्या है, पब्लिक हॉलीडे है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर जिस दिन डेट ऑफ मैच्योरिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो आ रही है, उस दिन अगर कोई सार्वजनिक अवकाश है या फिर संडे है या फिर सेकंड सैटरडे या कोई ऐसी छुट्टी जो पहले से ही निर्धारित है, तो उस दशा में डेट ऑफ मैच्योरिटी एक दिन एडवांस रहेगी। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अचानक ही मान लीजिए हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है 28/12/2019 और उस दिन क्या है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार कोई आकस्मिक अवकाश घोषित कर देती है, तो उस दशा में डेट ऑफ मैच्योरिटी जो नेक्स्ट वर्किंग डे रहेगा, फिर वो डेट ऑफ मैच्योरिटी या भुगतान की तिथि रहेगी। तो इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 29 दिसंबर फिर क्या रहेगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड बोथ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉइंग। लेखक और स्वीकर्ता दोनों की पुस्तकों में विनिमय पत्रों के संबंध में लेखा किया जाता है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। वह व्यक्ति जिसके द्वारा विनिमय पत्र लिखा जाता है, अर्थात विक्रेता या ऋणदाता, क्या कहलाता है, विनिमय पत्र का लेखक। और स्वीकृति के बाद उसे वह प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में विनिमय पत्र उस व्यक्ति विशेष के लिए क्या बन जाता है, प्राप्य विपत्र बन जाता है। For the person who draws the bill of exchange and gets it back after its due acceptance, it is bills receivable for him. जो व्यक्ति उस विपत्र पर अपनी स्वीकृति देता है, अर्थात यहाँ पर स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है, ऋणी के द्वारा या जिसने माल उधार खरीद रखा होता है, स्वीकृति देता है, उसके लिए वह विपत्र देय विपत्र बिल्स पेबल होता है। For the person who accepts the bill, it is a bills payable for him. प्रतिज्ञा पत्र की स्थिति में लेखक के लिए देय विपत्र और प्राप्तकर्ता के लिए प्राप्य विपत्र होता है। प्राप्य विपत्र परिसंपत्ति होती है और देय विपत्र दायित्व होते हैं। In case of a promissory note for the maker, it is a bills payable, and for the person in whose favor the promissory note is drawn, it is a bills receivable. Bills receivables are assets and bills payables are liabilities. अब प्रतिज्ञा पत्र की स्थिति में लेखक के लिए यह देय पत्र क्यों होता है, क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र का लेखक कौन होता है, ऋणी, यानी कि जो भुगतान का वचन देता है, तो उसके लिए प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, देय पत्र, उसने पैसे देने होते हैं, बिल्स पेबल। और जो उसका पेई या प्राप्त करता होता है, उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल रहता है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, लेखक की पुस्तकों में a bill receivable can be treated in following 4 ways by its receiver. लेखक के द्वारा 4 तरह से बिल का क्या यूज किया जा सकता है। फर्स्ट केस क्या हो सकता है, ही कैन रिटेन इट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, भुगतान तिथि तक अपने पास बिल को रखता है, एंड गेट इट कलेक्टेड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी डायरेक्टली, और फिर इसका भुगतान भी स्वयं ही प्राप्त करता है। दूसरा केस, ही कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, वह बिल को बैंक से पट्टे पर भुना सकता है। तीसरा केस, he can endorse the bill in the favor of his creditor, वो अपने लेनदार को इस बिल का बेचान कर सकता है। या फिर he can retain it till the date of maturity, get it collected through the bank, वह देय तिथि तक इसे अपने पास रखता है, परंतु इसका भुगतान स्वयं न लेकर उसे बैंक के थ्रू क्या है, कलेक्ट करवाता है। तो फर्स्ट कंडीशन, जब बिल को लेखक देय तिथि तक अपने पास रखता है, तो उस दशा में जो लेखक रहेगा या ड्रॉर रहेगा, वो अपनी पुस्तकों में क्या जनरल एंट्री करेगा, वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमने जो ड्रॉर है या ऋणदाता है, उसका नाम विजय माना है, और जो ऋणी है उसका नाम राम।
तो उसी हिसाब से हम जनरल एंट्रियां करेंगे। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि विनिमय पत्र, जो व्यापारिक विनिमय पत्र रहते हैं वो प्रतिफल के बदले लिखे जाते हैं। विक्रेता क्रेता को सामान उधार बेचता है और उसके पश्चात क्रेता के ऊपर एक बिल लिखा जाता है। क्रेता उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। तो जब विक्रेता द्वारा क्रेता को माल उधार बेचा जाता है तो उस दशा में क्या एंट्री की जाती है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिसे उधार माल बेचा जाता है उसे हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ये हमारा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के रूल्स अगर आपको याद होंगे तो डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर राम क्या है? रिसीव कर रहा है, तो इसके अकाउंट को हमने डेबिट किया और सेल को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। सेल और परचेज को हम रियल अकाउंट में ट्रीट करते हैं। तो जब वस्तुएं बाहर जा रही हैं तो सेल को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। रियल के जैसे रूल्स रहते हैं हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे गुड्स बाहर व्यापार से हमने बेची तो वो क्या है? हमारे यहाँ से बाहर चली गई, हम उसे बेच रहे हैं, तो उस दशा में सेल को क्रेडिट किया और रिसीवर कौन है? राम। ये एंट्री आपको क्लियर होगी। व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, अब लेखक ने क्या किया? माल उधार बेच दिया। अब उसके पश्चात प्रमाण के लिए, उधार बेची गई वस्तु के प्रमाण के लिए उसने क्या आएगा? बिल किसके ऊपर लिखा? क्रेता के ऊपर। जब लेखक के द्वारा बिल लिखा जाता है और अभी उस पर एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, तब तक वो क्या कहलाता है? ड्राफ्ट कहलाता है। जब क्रेता उस पर अपनी एक्सेप्टेंस सिग्नेचर के माध्यम से कर देता है तो वो क्या बन जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्रेता एक्सेप्टेंस देके उस बिल को वापस किसे दे देता है? लेखक या ऋणदाता या विक्रेता को। तो जब एक्सेप्टेंस रिसीव की जाती है तो उस दशा में क्या एंट्री की जाती है? तो जो बेचने वाला होता है या लेखक होता है उसके पास क्या आ जाता है? बिल्स रिसीवेबल। और वो बिल किसके द्वारा दिया जाता है? राम के द्वारा। गिवर कौन है यहाँ पर? राम। तो राम को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे ये हमारे पास आ रहा है तो इसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है? राम। तो राम के खाते को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, अब भुगतान जब होना है, भुगतान तिथि पर, तो ये केस क्या है? लेखक ने बिल को अपने पास भुगतान तिथि तक अपने पास रखा और फिर लास्ट में उसने प्रेजेंट किया किसके पास? क्रेता के पास या स्वीकर्ता के पास, और उसने उसका भुगतान कर दिया। तो उस दशा में अब लेखक या जो विक्रेता था उसे क्या मिलेगा? कैश उसके पास आएगा। और वो जो बिल्स रिसीवेबल उसने अपने पास पहले किससे प्राप्त किया था? क्रेता से। अब वो बिल वापस लौटा दिया जाएगा किसे? क्रेता को। तो आ क्या रहा है यहाँ पर? ड्रॉर के पास कैश। तो कैश किस तरह का खाता है? रियल अकाउंट। तो यहाँ एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट के रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को हमने क्या किया? डेबिट किया। और हमने दिया क्या? जो पहले हमारे पास बिल रिसीवेबल आया था, जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, उसे अब हमने वापस लौटा दिया किसे? क्रेता को, जिससे हम कैश ले रहे हैं। तो कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल्स रिसीवेबल अब हमारी फाइलों से निकल के वापस किसके पास? एक्सेप्टर के पास चला गया। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। इसी प्रकार अब हम ड्रॉई जो स्वीकर्ता रहेगा उसके पुस्तकों में भी इन्हीं व्यवहारों के संबंध में लेखा करेंगे। जब बिल को लेखक दे तिथि तक अपने पास रखता है तो उस कंडीशन में ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या है? एंट्रीज करता है। जब उसने माल उधार खरीदा तो उसके पास आया क्या? माल, ये गुड्स जिसे हम कहते हैं, और गुड्स के लिए हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और उस माल को बेचने वाला कौन है? रिसीवर। तो खरीद ये ड्रॉई है, पर उस माल को बेचने वाला कौन था? विक्रेता। तो विक्रेता के खाता, जो खाते को हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो परचेज का जो परचेज अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, जो नेचर। तो इसे हमने क्या, रियल अकाउंट के क्या रूल्स रहते हैं हमारे पास? डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया।
दूसरा अकाउंट यहाँ पर क्या है इस ट्रांजेक्शन में, विजय का, क्योंकि गुड्स किससे परचेज की गई है, विजय से। तो विजय किस तरह का खाता है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल के क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो विजय यहाँ पर गिवर है, तो विजय के खाते को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विजय ऑन क्रेडिट। व्हेन एक्सेप्टेंस इज प्रोवाइडेड, अब जब हम माल उधार खरीदते हैं तो विक्रेता हमारे ऊपर क्या लिखता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, और उसके उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे हम अपने हस्ताक्षर के माध्यम से क्या देते हैं, एक्सेप्टेंस या स्वीकृति हम उसे देते हैं। और एक्सेप्टेंस के बाद ही वो जो ड्राफ्ट रहता है वो क्या बनता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो बनता है। अब हम उस बिल को किसे दे रहे हो, विजय को। तो विजय यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, विजय अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो वो बिल जिस पे हमने एक्सेप्टेंस थी वो किसे दिया हमने, विजय को। वो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए बिल्स पेबल रहता है, तो हम यहाँ पर बिल्स पेबल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास से निकल के अब किस पे जा रहा है, विजय के पास। तो रियल कि अगर हम रोल की बात करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये बिल पेबल अब हमारे हाथ से निकल के विजय के पास जा रहा है, जिसके पास जा रहा है उसे हमने डेबिट किया, और जो जा रहा है उसे हमने क्रेडिट किया। विजय's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब जब भुगतान की तिथि आती है तो उस दशा में क्या करते हैं हम, जो बिल का होल्डर रहता है, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल रहता है, वो हमें बिल प्रेजेंट करता है, क्योंकि हम इस समय ऋणी के रूप में बात कर रहे हैं, तो हमें वो बिल, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो हमें प्रस्तुत करेगा, वो हमें बिल लौटा देगा और हमसे क्या लेगा, वो कैश लेगा। तो हमारे पास से कैश क्या है, बाहर जाएगा। कैश किस तरह का खाता है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के फिर से अगर हम रूल की बात करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो हमारी ये बिल्स पेबल है, वो वापस आ जाएगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से ये एंट्रीज ड्रॉई की बुक्स में की जाएंगी। यही कंपैरिजन साइड बाय साइड जब उधार बेचा जाता है और जब उधार खरीदा जाता है, ड्रॉर की बुक्स में क्या होती है और ड्रॉई की बुक्स में क्या होती है एंट्री। तो ये अगर आपने कंपैरिजन देखना तो आप इन्हें देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अमित सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 टू सुमित। तो पहले प्रश्न में हमने ये देखना है कि विक्रेता कौन है और क्रेता कौन है। तो अमित ने सामान बेचा किसे, सुमित को, ऑन क्रेडिट, उधार, ऑन January 1st 2017। अमित ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अमित ही बिल का लेखक है क्योंकि वही विक्रेता है। बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन सुमित फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। जो बिल की अवधि है वो कितनी है, 3 महीने की है। सुमित एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अमित। अब सुमित ने उस पर अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड की सिग्नेचर करके, और बिल को किसे लौटा दिया, अमित को। सुमित मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी, भुगतान तिथि पर बिल का भुगतान कर दिया गया सुमित के द्वारा। रिकॉर्ड द नेसेसरी journal entry if Amit retained the bill till the date of its maturity and collected directly। तो अब हमने यहाँ पर पहले तो ये निर्धारित करना है कि ड्रॉर कौन है और ड्रूवी कौन है या ड्रॉई कौन है। तो अमित यहाँ पर विक्रेता, तो वही बिल का लेखक भी रहेगा, और सुमित को उधार बेचा गया है तो वो क्या है, क्रेता भी है, और वह स्वीकर्ता या ड्रॉई भी है। अवधि की अगर हम बात करें तो 3 महीने की अवधि है। तो इसे इसके लिए हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ अमित जो ड्रॉर है। अब सामान कब बेचा, 1 जनवरी 2017, डेट यहाँ पर लिख लेंगे, 1 जनवरी 2017। किसे सामान बेचा, सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब गुड्स के लिए हम अकाउंट यूज करते हैं सेल, जब बेचते हैं तो सेल, और जब खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट। नरेशन लिखी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमित ऑन क्रेडिट 20,000। अमित ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब अमित ने क्या किया, एक बिल लिखा, और उस पर एक्सेप्टेंस किससे मिली उसे, सुमित से। सुमित ने उस पर हस्ताक्षर किया और वापस वो किसे लौटा दिया, अमित को। जब एक्सेप्टेंस रिसीव हुई तो उस समय क्या एंट्री करेंगे हम,
एक्सेप्टेंस पे हमारे पास क्या आता है, एज ए ड्रॉर हमारे पास क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और उस बिल रिसीवेबल को कौन प्रोवाइड करता है, जो ड्रॉई रहता है या जो क्रेता रहता है, बायर रहता है, उसके द्वारा। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्मिथ्स अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 20,000 और बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और फिर जब भुगतान तिथि आती है तो उस समय क्या है, हमारे पास दे रखा है कि सुमित ने भुगतान कर दिया। तो अब भुगतान तिथि हम यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे, जनवरी, और ये अवधि कितनी है इसकी, 3 महीने, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 महीने हो गए। फिर 3 दिन और ऐड करेंगे, 2, 3 और 4 अप्रैल, जो हमारे 17 रहेगा, वो क्या है, जो भुगतान तिथि या मैच्योरिटी डेट रहेगी। तो उस तारीख को हम अब सुमित को बिल प्रेजेंट करेंगे और सुमित से क्या ले लेंगे, कैश, या अगर वो बैंक के थ्रू भुगतान कर रहा है तो चेक के थ्रू, तो बैंक में कैश अकाउंट डेबिट। और अब हम उसे क्या लौटा देंगे, जो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास उसने पहले स्वीकृति दे के हमें दिया था, एक्सेप्टेंस उस पर प्रोवाइड की थी, तो बिल हमने अपने पास संभाल के रखा था, अब वो बिल हम उसे वापस लौटा देंगे। तो आएगा क्या हमारे पास, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमारे पास जो फाइलों में था बिल्स रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसे हम वापस लौटा देंगे, किसे, जो सुमित रहेगा। तो गया क्या हमारे पास है, बिल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम, बिल बीइंग बिल मैट ऑन मैच्योरिटी। इसी तरह ये था, हमने लेखक की पुस्तकों में कौन कौन सी जर्नल एंट्री की। अब इसी केस में जो ड्रॉई या स्वीकर्ता रहता है वो भी अपने लेखा पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां बनाएगा। तो लेखक कौन था, विक्रेता, और स्वीकर्ता कौन है, क्रेता। तो क्रेता अपने पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसने सामान खरीदा, तो सामान खरीदने की वो एंट्री अपनी पुस्तकों में करेगा। तो सामान कब खरीदा उसने, 1 जनवरी 2017 को, डेट यहाँ लिख लेंगे। आया क्या उसमें, परचेज, क्योंकि माल खरीदा उसने, गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और खरीदा किससे है, अमित से, टू अमित अकाउंट, और 20,000 और नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। अब 1 जनवरी को ही उसने फिर बिल पे अपनी स्वीकृति भी प्रोवाइड की, जो एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस उसने किसे दी, अमित को। तो रिसीवर कौन है, अमित। तो यहाँ अमित अकाउंट डेबिट, और एक्सेप्टेंस के रूप में उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में साइन किया। और अब ड्रॉई या स्वीकर्ता के लिए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या बन जाता है, बिल्स पेबल। तो उसके पास से क्या जा रहा है, बिल्स पेबल। रिसीवर कौन है उसका, बिल्स पेबल का, अमित। तो हम अमित के खाते को क्या करेंगे, डेबिट, और हमारे पास से गया क्या, बिल्स पेबल। तो हम बिल्स पेबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 20,000। अब परिपक्वता तिथि या मैच्योरिटी डेट पर उसका भुगतान होना है, तो हमने क्या करना है, कैश देना है, और वो जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज जिस पर हमने एक्सेप्टेंस दे रखे हम उसे वापस ले लेंगे। जो ड्रॉर रहेगा वो उसे मैच्योरिटी डेट पे हमें प्रेजेंट करेगा भुगतान के लिए, हम बिल को अपने पास वापस ले लेंगे और उसे कैश दे देंगे। तो जो मैच्योरिटी डेट हमने कैलकुलेट कर ली थी, 4 अप्रैल 2017, तो हम रिसीव क्या करेंगे, बिल्स पेबल, और उसे भुगतान क्या करेंगे, कैश। तो यहाँ डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। और इसी के साथ हम जो ये एंट्री होनी है, बस यही एंट्रीज क्या है, ड्रॉई की बुक या जो स्वीकर्ता की लेखा पुस्तकों में की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जनरल एंट्रीज समझ आई होंगी कि ये किस तरह से लेखक और स्वीकर्ता की पुस्तकों, लेखा पुस्तकों में की जाएंगी। धन्यवाद।